गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के विज्ञान विषय से 4th चैप्टर वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना। सो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न टुगेदर। सबसे पहले हम वीडियो में बात करते हैं समूहन या समूहीकरण किसे कहते हैं। ये हमारी मेरी भाषा रहेगी, समूहन या समूहीकरण किसे कहते हैं। समूहन या समूहीकरण को होता है वस्तुओं को समूह में रखना। समूह में रखना, वस्तुओं को समूह रखना समूहन कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक स्थान पर एक जगह पर रखना उसका समूहन कहलाता है। समूहन क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सुविधाजनक होता है। क्योंकि यह सुविधाजनक होता है। किस प्रकार से सुविधाजनक होता है? ये वस्तु के उपयोग की सुविधा, यानी या तो जिन वस्तुओं का समूहन किया है उनके उपयोग में सुविधा हो जाएगी, या उनके गुण धर्मों का अध्ययन करने में सुविधा हो जाएगी, या फिर हम उनके रख रखाव से में हमें उनकी सुविधा होगी। जिस प्रकार से ले लीजिए, किराना स्टोर के ऊपर जो सामान बेचने वाला दुकानदार है वो क्या करता है, एक ही जैसे प्रकार की एक वस्तुओं को एक स्थान रखता है। जिस प्रकार से अलग अलग ब्रांड के जो चॉकलेट्स हैं वो एक जगह पे रखे हैं, चॉकलेट्स जो है वो सारे एक ही जगह पे रखे हैं, सारे मसाले एक जगह पे रखे हैं, दालें अलग अलग प्रकार के लेकिन एक जगह पे रखे हैं। तो उसको बड़ी सरलता से पता होता है कि दालें यहाँ रखी है तो सभी प्रकार की दालें यहाँ होगी, तो हमने दालों का एक समूह बना के एक जगह पे रख दिया, तो उसको उनको बेचने में बड़ी सुविधा होती है। जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले हैं उन मसालों को उसने एक ही जगह पे रखा हुआ है, तो उसको उस बेचने में बड़ी सरलता होगी और यह उसके लिए सुविधाजनक होगा। तो समूहीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वह है सुविधा करना, यानी यह हमेशा सुविधाजनक होता है। किया कैसे जाता है समूहीकरण? समानता के आधार पर ये करते हैं क्यों, और ये करते हैं कैसे। क्यों और कैसे? कैसे? समानता के आधार पर। समानता से अभिप्राय माना यानी विभिन्न पदार्थों के गुणों में समानता, या उनके उपयोग में समानता, उनकी आकृति की समानता, उनके आकार की समानता, या उनके रंग की समानता। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, वो उनकी ना आकृति समान है, ना आकार समान है, ना उपयोग जो है वो एक समान है, तो हम रंगों के आधार पर कर देंगे, यानी एक जैसे रंगों को एक तरफ रख देंगे, दूसरे रंगों को। एक अच्छा सा उदाहरण करता हूँ, जैसे सब्जी विक्रेता को देखिए, वो क्या करता है अलग अपनी रेडी पर जो अलग अलग जो मौसम की सब्जियां होती हैं उनकी अलग अलग डेरियां बनाता है। जिस प्रकार से टमाटर की डेरी है, आलू की डेरी है, हरी मिर्च की डेरी है, भिंडी की डेरी है। वो उसने क्या किया, अज्ञानता से इसे उसने भले विज्ञान को नहीं पढ़ा हो लेकिन उसने विज्ञान को समझा है। वह जानता है कि इस प्रकार से एक समान सब्जियों को अगर एक उनकी डेयरी बनाकर बेचेगा तो उसके लिए सुविधाजनक होगा और खरीदने वाले के लिए भी सुविधाजनक होगा। इस प्रकार से क्या होता है, जो समूहन जो हम करते हैं वह हम वस्तुओं के गुणों की समानता के आधार पर कर सकते हैं, वस्तुओं के उपयोगिता के समानता के आधार पर। जैसे देखिए बहुत सारी वस्तुएं हमारे सामने, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिनको हम खा सकते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनको क्या नाम देंगे, खाद्य वस्तुएं। और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिनको हम निकालते हैं अखाद्य, तो हमने दो समूह बना दिए, खाद्य पदार्थ और अखाद्य पदार्थ, जिनको हम उपभोग कर सकते हैं, यानी ये क्या उपयोग के ऊपर निर्भर करता है। तो समूहन कैसे किया जाना चाहिए, इसका कोई विशेष मूल सिद्धांत नहीं है, मात्र एक बात का ध्यान रखिए, समूहन हमेशा समानता के आधार पर किया जाता है। ये विवेक के व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर करता है, वह किस तरह से समानता देखता है। एक बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, तो उसका समूह बनाने के लिए अगर अलग अलग लोगों को बोला जाए तो वो संभावना है कि अलग अलग व्यक्ति उसके जो समूह बनाए वो अपने विवेकानुसार बना सकते हैं। कुछ लोग जो हैं उनके समूह को वस्तुओं के उपयोग के आधार पर बनाएंगे, समूह करेंगे। हो सकता है कि कुछ उनकी आकृति के आधार पर कि गोल वस्तुएं हैं ये, और जो गोल नहीं है वो ये आगे। हो सकता है कोई रंगों के आधार पर बनाए, हो सकता है कोई जिस पदार्थ से वस्तुएं निर्मित है, जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं एक स्थान पर और लकड़ी या धातु की वस्तुएं अलग, उनका एक अलग समूह बनाया। तो इस प्रकार से जो है उनके अंदर किसी प्रकार की कोई समानता देखी जाएगी, इस समानता के आधार पर समूहन किया जाता है। तो हम आगे बात करते हैं एक क्रियाकलाप के आधार पर
एक छोटा सा सरल क्रियाकलाप अगर आप इसको समझते हैं तो वो आप कीजिए अपने घर पर। क्रियाकलाप बड़ा सरल क्रियाकलाप है। एक सारणी बनानी है आपने। क्या बनानी है आपने? सारणी। इस सारणी में आप क्या करेंगे सबसे पहले वस्तुओं के नाम लिखिए, जो वस्तु है उसका नाम लिखिए और फिर ये लिखिए कि वह वस्तु जिस पदार्थ से बनी है वह क्या है। यहाँ ये आ गया हमारी क्रम संख्या। तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। इस प्रकार से आप 10, 5 जितना आपसे उसके उतने वस्तु के नाम लिखिए। जैसे मैं एक वस्तु का नाम लिखता हूँ, वह वस्तु क्या है? लिखने वाला पेन ले लीजिए, ठीक है, पेन। ये आवश्यक नहीं कि कोई भी वस्तु केवल एक प्रकार के पदार्थ से बनी हो। कोई भी वस्तु एक से अधिक प्रकार के पदार्थ से बन सकती है। जैसे पेन को ले लीजिए, ज्यादातर आज जो प्रचलन में है वो प्लास्टिक का, जो पेन का ज्यादातर भाग होता है वो किसका बनता है? प्लास्टिक से। लेकिन उसमें जो लिखने वाला भाग है, जो लिखने वाला भाग वो किससे होता है? धातु का बना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इस मार्कर में, इस मार्कर के अंदर भी देखिए जो ये मैं पकड़ के रखा है ये वाला भाग क्या है? प्लास्टिक का बना हुआ है। और आगे का जो भाग है ये क्या है? ये कोई फाइबर से बना हुआ है, ठीक है। कोई सिंथेटिक फाइबर हो सकता है, जैसे नायलॉन भी हो सकता है ये, या जो रुई भी हो सकती है, ठीक है। ये कोई रेशा है लेकिन ये प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूसरे, जैसे चाकू की बात करते हैं जो रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, जिस भाग से हम सब्जियां फलों को काटते हैं वो किसका बना होता है? धातु का। और जिससे हम इस चाकू को पकड़ते हैं वो हत्था जो होता है वो क्या प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर लकड़ी का हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने एक सारणी बनानी है। आपका एक क्रियाकलाप ये रहेगा, उसमें आप वस्तु लिखिए और फिर ये पहचान कीजिए कि वो वस्तु किन किन पदार्थों से बनी है। इसी क्रियाकलाप को दूसरी तरह से कीजिए, यदि आपका दूसरा क्रियाकलाप हो जाएगा। यहाँ भी आप एक सारणी बनाएंगे। इस सारणी में आपने करना क्या है? इसका बिल्कुल विपरीत करना है। आप क्या करेंगे? जो पदार्थ है उस पदार्थ को यहाँ लिखिए और उस पदार्थ से निर्मित होने वाली जो वस्तुएं हैं वो पदार्थ से कौन कौन सी वस्तुएं बनी हुई हैं उनके नाम लिखिए। देखिए उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूँ एक कागज, ठीक है। कागज एक पदार्थ ले लिया हमने। अब आप अपने घर में देखिए, अवलोकन कीजिए आपके घर में ऐसी कौन सी चीजें जो कागज से बनी हुई हैं। आप देखेंगे कि जो क्या पुस्तकें किससे बनी हुई है? कागज से। आपकी जो कॉपी है यानी नोटबुक जिसको बोलते हैं, अखबार जो है वो किससे बना हुआ है? कागज से बना हुआ है। आपका जो कैलेंडर है जिसमें आप तारीखें देखते हैं वो किसका बना हुआ है? कागज का। ये इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है। जैसे हम अगर दूसरा बात करते हैं प्लास्टिक है। प्लास्टिक के बारे में देखिए, प्लास्टिक में टब जो है, रसोई घर के अंदर जो बाल्टी है, सॉरी वो बाथरूम में जो बाल्टी है, रसोई घर के जो बर्तन है, रसोई घर के अंदर जैसे कप घर के बर्तन, ये भी प्लास्टिक हो सकते हैं। फर्नीचर जो है आपका, जैसे टेबल है, कुर्सी है, मेज है, ये सब किसके हो सकते हैं? प्लास्टिक के। तो ये तो क्रियाकलाप है। इन दोनों क्रियाकलापों को करने के बाद हम बड़ी स्पष्टता के साथ कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु एक से अधिक प्रकार के पदार्थों से बनी हो सकती है और ऐसा भी संभव है कि एक ही प्रकार के पदार्थ से अनेक वस्तुएं भी निर्मित की जा सकती हैं या बनाई जा सकती हैं। तो ये हमारा क्रियाकलाप है, आप अवश्य कीजिएगा। मुझे आशा है आप इसको समझते हुए जरूर करेंगे, लिखेंगे और कमेंट में आप मुझे उसको भेज भी सकते हैं, लिख सकते हैं नीचे। अगला है हमारा वस्तुओं का उपयोग। देखिए जो वस्तुएं हमने उपयोग करनी है, वस्तुओं का उपयोग करना है तो हमने इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी वस्तु जब बनाई जाती है उससे पहले दो बातें ध्यान रखी जाती है कि इसका उपयोग क्या होगा, और दूसरा उसके उपयोग को देखते हुए किस पदार्थ से यह बनाया जाए, उसके जिससे इसका निर्माण करना है, जिस पदार्थ से उस वस्तु को बनाना है उसमें कौन से गुण हैं, ये दोनों बातें जाननी आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आप एक चाय का कप बनाना चाहते हैं, एक बार सपोज मान लीजिए कि आप कप बनाने वाले हैं, तो क्या हम चाय के कप को बनाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं? एक कपड़े की कपड़ा लीजिए, उसको एक तरह से उसके कप की आकृति दीजिए, उसमें कप में हम चाय डालेंगे तो क्या वो चाय उसमें रुकेगी? ये तो बड़ा ही हास्यास्पद हुआ, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नहीं समझ सकता है कि अगर हम चाय का कप बनाना चाहते हैं तो एक ऐसे पदार्थ की हमें आवश्यकता होगी जो चाय को अपने आर पार ना जाने दे। जैसे प्लास्टिक है, जिस प्रकार से कांच है, जिस प्रकार से स्टील या धातु कोई भी हो सकती है, तो उसके अंदर हम उसको अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, जो थोड़ा हार्ड हो, जो लिक्विड को अपने आर पार नहीं जाने दे। तो वस्तुएं बनाने से पहले
उसका उपयोग के लिए उपयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वो किस प्रकार के गुणों से युक्त होना चाहिए, यह जानना जरूरी है। तो इसीलिए हम अब सीखते हैं कि जो पदार्थ है उसमें विभिन्न प्रकार के गुण कौन कौन से होते हैं। अगला हमारा सेक्शन है तो पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण, सबसे पहला जो गुण करेंगे वह है चमक, चमकीलापन। चमकीलापन जिसको हम ड्यूटी या लस्टर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लस्टर कह देते हैं ये। और दूसरा है द्युतिहीनता, द्युतिहीनता, या फिर हम इसको बोलते हैं निष्प्रभ। या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डल या फिर नॉन लस्टरस। देखिए एक पहला गुण है ये कि पदार्थ जो होता है, कई बार बहुत सारे पदार्थ वो देखने में कैसे लगते हैं, चमकदार। चमकदार से मतलब क्या होता है कि वो प्रकाश को क्या करते हैं, अपने ऊपर आने वाले प्रकाश को वो वापस परावर्तित कर देते हैं। तो ये देखिए चमकीलापन है, ये धातुओं का प्राकृतिक गुण है। इसका गुण है ये धातुओं का, यानी ये उनके भीतर ये गुण है। और जो निष्प्रभता है, निष्प्रभ का मतलब जिसमें चमक ना हो, ये किसका गुण है, अधातुओं का। ठीक है। अब ऐसा संभव है कि जो आपको वस्तु दिखाई दे रही है वो चमकीली है लेकिन वो धातु नहीं हो सकती। जिस प्रकार से कांच है वो बड़ा चमकीला दिखाई देता है लेकिन ये धातु तो नहीं है। एक प्लास्टिक का कोई बर्तन बनाया है, जो नया बर्तन आप लेके अगर आए हैं, कोई भी प्लास्टिक की वस्तु, वो चमक रही है, खिलौना है कोई, वो चमक रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी आपने, जैसे छत के ऊपर जो लोहे के इमारत के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो सरी हैं वो काफी लंबे समय से रखे थे, वो बिल्कुल काले दिखाई देते हैं, उनमें कोई चमक नहीं है। आपके घर में जो तांबे के बर्तन हैं, जो पीतल के बर्तन हैं, जो चांदी के आभूषण हैं, वो चमकीले हैं नहीं। तांबा हरे रंग का हो गया है, चांदी जो काले रंग की पड़ गई है, लोहा उसके ऊपर भूरे लाल रंग का कुछ पदार्थ बना हुआ है, तो वो चमक उनके अंदर दिखाई नहीं देती। लेकिन ये चमक का दिखना या प्रतीत होना एक अलग बात है, और चमक के उनके भीतर होना यानी गुणों का उस पदार्थ के भीतर उपस्थित होना, इस नेचुरल प्रॉपर्टी। ठीक है। इसके लिए बड़ा सरल सा क्रियाकलाप करते हैं अपन कि वस्तु क्रियाकलाप की वह जो पदार्थ है वह धातु है या अधातु। ठीक है। आप कोई भी खुरदरी और कठोर चीज ले लीजिए, खुरदरी कठोर वस्तु ले लीजिए, खुरदरी कठोर वस्तु, और उससे क्या कीजिए, आप उसको रगड़ दीजिए जिस पदार्थ की आप जांच करना चाहते हैं। ठीक है। जिस पदार्थ की आप जांच करना चाहते हैं, अगर खुरदरी और कठोर वस्तु से रगड़ने पर किसी पदार्थ में चमक आ जाती है तो वह क्या होगा, धातु। और अगर किसी भी पदार्थ जो दिखने में चमकीला प्रतीत होता है, जिस प्रकार कांच ले लीजिए, आपने किसी खुरदरी और कठोर वस्तु से उसको रगड़ा और उसकी चमक गई, जो चमकता हुआ आपका प्लास्टिक का नया खिलौना था, आपने उसको धरती पर रगड़ा या किसी खुरदरी वस्तु से रगड़ा और उसका जो चमक थी वो गई, तो यानी ये क्या है, इसका मतलब वो क्या है, धातु नहीं है, अधातु है। बड़ा सरल सा प्रयोग है। ठीक है। तो देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे लोहा है, लोहा जो है उसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग। जंग का सूत्र होता है Fe, जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XX2। ये किसका सूत्र है, जंग का। तो लोहे की वस्तु के ऊपर जंग लगा होने के कारण जो क्या हमें कैसे दिखाई देती है, भूरे रंग की। ठीक है। उसमें चमक दिखाई नहीं देती। दूसरा चित्र में से ले लीजिए तांबा, तो तांबा होता है उसके अंदर क्या है, तांबे के अंदर लाल भूरा कलर होता है तांबे का। ठीक है। रेडिश ब्राउन जिसको बोलते हैं। ठीक है। रेडिश ब्राउन चमक होती है उसके अंदर, लेकिन हमें उसके ऊपर क्या दिखाता है, कॉपर कार्बोनेट, क्या है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड नाम का एक यौगिक उसके ऊपर बना होता है। ठीक है। इस यौगिक के कारण से, ये जो यौगिक है इसके कारण से इसके ऊपर एक हरे रंग की एक परत बन जाती है, हरी परत। ठीक है। हरी परत ये क्या है, धातुओं के अंदर गुण है। जब धातुओं को वायु में रखा जाता है तो वायु में उपस्थित जो जल वाष्प है, वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन गैस है, उसके साथ धातु क्रिया कर लेती हैं और अपनी सतह के ऊपर एक किसी पदार्थ की एक पतली परत बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए चांदी है। ठीक है। चांदी को क्या रहते हैं, काली दिखाई देती है। किस कारण से दिखाई देती है, वो Ag2S यानी सल्फर सिल्वर सल्फाइड के कारण से। इसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड।
सिल्वर सल्फाइड कारण से जो चांदी से बने हुए आभूषण वो काले हो जाते हैं, जैसे चांदी की चेन वो काली हो जाएगी, ठीक है। आप उसको रगड़ दीजिए, रगड़ने के बाद ये परत उतर जाएगी, लोहे पे जंग लगा उसको रगड़ दीजिए, जंग का जैसे परत उतरेगी लोहा चमक उठेगा। तांबे के ऊपर जैसे आप तांबे को रगड़ेंगे किसी फुटरी वस्तु से या मिट्टी से ले लेते हैं, बालू मिट्टी से रगड़ दीजिए इनमें से किसी भी चीज को, तो क्या लगेगा आपको, भीतर से एकदम से चमक आ जाएगी उनके अंदर। ये इस प्रकार से एक छोटा सा क्रियाकलाप है, आप धातु अधातुओं की पहचान कर सकते हैं। ये जान सकते हैं कि जो पदार्थ है वो वास्तव में लस्ट्रस है या नॉन लस्ट्रस यानी द्युतिवान है या द्युतिवान से हमारा अभिप्राय है उसके अंदर वास्तविक चमक है या नहीं है, और द्युतिन से मतलब उसकी चमक प्रतीत हो रही है या है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला गुण हुआ पदार्थ का। अब हम दूसरा करते हैं पदार्थ का दूसरा जो गुण है वो क्या है, कठोरता। दूसरा गुण क्या है, कठोरता। दूसरा गुण हमारा कठोरता। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं, जबकि दूसरे पदार्थ होते हैं वो कुछ से कोमल होते हैं। तो कठोर पदार्थ किन्हें कहते हैं, जिन पदार्थों को संपीड़ित न किया जा सके, संपीड़ित नहीं किया जा सके, उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, कठोर पदार्थ। कठोर पदार्थ, और इनको आसानी से कुचा नहीं जा सकता, आसानी से इन पर खरोंच नहीं बनाई जा सकती, खरोंच नहीं बनाई जा सकती, बनाई जा सकती, ठीक है। इन पदार्थों को, ये पदार्थों का ये बोलता है ये कठोरता कहलाता है। संपीड़ित का मतलब क्या है, जब किसी पदार्थ के ऊपर दबाव डाला जाता है, दबाव डालने के कारण उस पदार्थ का जो आयतन है यानी उसका जो आकार है वो कम छोटा हो जाएगा। जैसे आप देखिए एक स्पंज ले लीजिए, स्पंज या रुई ले लीजिए, रुई को आप दिखने में आपको रुई इतनी प्रतीत होती है, इतनी सी दिखने वाली रुई को अगर आप दबाएंगे तो आप क्या हो सकता है उसको इस तरह से अपनी मुट्ठी में भी बंद कर सकते हैं। तो ये क्या संपीड़न, यानी किसी वस्तु के ऊपर दबाव डालने पर अगर उसका आयतन कम कर दिया जा सके तो हम उसको बोलते हैं संपीड़न। रुई संपीड़ित हो जाती है क्योंकि रुई के रेशों के बीच में बहुत खाली जगह होती है जिसमें हवा भरी होती है, जब हम दबाव डालते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है और रेशे नजदीक आते हैं और उसका आयतन घट जाता है। तो यदि कोई वस्तु उसको हम संपीड़ित नहीं कर सकते तो वो क्या है, कठोर है। जैसे आप ले लीजिए पत्थर, पत्थर को दबाइए, लोहे का जिस प्रकार लोहे का जो पट्टा होता है, ठीक है, वेट होते हैं आयरन, जैसे हमने तराजू के अंदर देखा है लोहे के वेट होते हैं, उनको आप दबाइए, वो दबाने से क्या करते हैं, कोई आगे नहीं होगा, वो उतने रहेंगे, वो संपीड़ित नहीं होंगे, तो वो क्या हो गए, कठोर। और आप उसको खींचिए, यूं खींचिए, उसके ऊपर कोई निशान नहीं बनेगा, आसानी से आप उसको पे क्रॉस करने से आप उसके ऊपर निशान नहीं बना सकते। दूसरी तरफ होता है कोमल, जिनको संपीड़ित किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, और जिनके ऊपर आसानी से खरोंच बनाई जा सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोमल पदार्थ, ठीक है ना। जैसे एक प्रकार से इसका उदाहरण ले लीजिए, इसका उदाहरण है मोम, ठीक है, मोम क्या होता है, मैंने आपको मोम यानी जो मोमबत्ती होती है ना, इसका हमने उदाहरण क्या लिया था, कठोर था। इसका उदाहरण जो है वो है धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं वो सारी कठोर हैं, जो पत्थर है वो कठोर है, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखिए मोम है, आप मोमबत्ती को लीजिए, ठीक है, इस मोमबत्ती को आप अगर अपने नाखून से करेंगे तो उसके ऊपर आप क्या खरोंच बना सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, कोमल है। मैं ये नहीं कहता कि दोनों गुण होंगे, वो संपीड़ित भी हो जाएगा, खरोंच भी हो जाएगी, लेकिन कुछ तो दोनों में से एक होगा, आप मोमबत्ती पे खरोंच कर सकते हैं। अगला देखिए रुई है, रुई को संपीड़ित किया जा सकता है, तो रुई क्या है, कोमल पदार्थ हो गया। तो इस प्रकार से जो दूसरा गुण होता है पदार्थ का वो होता है कठोरता और कोमलता। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं और जबकि कुछ पदार्थ होते हैं वो कोमल होते हैं, ठीक है। तो अभी आप एक क्रियाकलाप और ले लीजिए, एक सारणी फिर बनाइए आप, उस सारणी में आप क्या कीजिए, यहाँ पदार्थ का नाम लिखिए, पदार्थ या वस्तु जो भी है आपकी, और फिर ये देखिए कि वो कठोर है या फिर कोमल है, ठीक है। तो ये आप एक सारणी आप बनाएंगे, ये आपका एक अगला क्रियाकलाप है। जिस प्रकार आपने यहाँ लिखा रुई, रुई क्या है, कोमल, ठीक है। जिस तरह से आपने यहाँ लिखा पत्थर, तो पत्थर क्या है आपका, कठोर। तो ये एक क्रियाकलाप कीजिए, एक सारणी और बनाइए। इस सारणी में आप अपने घर में आपके आसपास जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है, जिनको आप अच्छे से परिचित, जिससे आप अच्छे से परिचित हैं, उनके नाम लिखिए और फिर उनको छू के देखिए, उन पर खरोंच बना के देखिए, क्या आप उनको संपीड़ित कर सकते हैं, क्या आप उस पर खरोंच बना सकते हैं। इसके आधार पर वो कोमल है या कठोर है, इसके लिए एक
सारणी बनाइए। बड़ा ही सरल सा पैराग्राफ है। अगला जो तीसरा गुण है वो जो हम कर रहे हैं वो क्या है कि कोई वस्तु चिकनी है या खुरदरी है। ठीक है, तीसरा गुण है चिकनापन या खुरदरा। चिकनापन या खुरदरापन। खुरदरापन देखिए कोई वस्तु स्मूथ है, स्मूथ यानी ये देखिए ये लाइन मैंने बनाया, इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एकदम से सीधी सपाट है। खुरदरी क्या आएगा, जैसे ये आएगा जो मतलब असमतल होती है। अगर किसी वस्तु का जो पृष्ठ है उसकी जो सतह है वो एकदम से समतल है तो वो क्या होगी, चिकनी होगी। जिस प्रकार से आप इस बोर्ड को देख लीजिए, इसकी सतह समतल है तो चिकनी प्रतीत होती है। अगर यहाँ ईंटों से बनी हुई ऐसी दीवार होती जिस पर कोई प्लास्टर नहीं किया होता, अगर आप उसमें हाथ फेंकते तो वो इस तरह से प्रतीत होती खुरदरी। ठीक है, तो अगला तीसरा गुण था चिकनापन और खुरदरापन। ठीक है, इसको बोलते हैं रफनेस, इसको बोलते हैं रफनेस। ठीक है, अगला है हमारा जो अगला गुण है वो है जल में विलय। चौथा जो गुण हमारा वो है जल में घुलनशीलता। जल में घुलनशीलता, घुलनशीलता। ठीक है, जिसको बोलते हैं विलेय या अविलेय पदार्थ, अविलेय। अभी मैं समझा देता हूं इसको। देखिए आपने क्या लिया, आप जैसे पानी लेते हैं, उस पानी में आप क्या मिलाते हैं, चीनी। तो चीनी पानी के अंदर घुल गई ना, तो ये क्या है, जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं हम उनको बोलते हैं विलेय पदार्थ। क्या बोलते हैं, विलेय। विलेय पदार्थ कहते हैं जो घुल जाते हैं, घुल जाते हैं। किसमें घुल जाते हैं, विलायक में। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ पानी और उसमें हमने क्या डाल दिया, चीनी। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, चीनी का घोल, चीनी का घोल। इसको मैं थोड़ा सा आप देखिए समझिए, शुरू से आदत डालिए, कुछ अच्छा समझ लेंगे, कुछ ज्यादा जानकारियां प्राप्त करने की जिज्ञासा रखिए। पानी जो है अगर हम उसको विज्ञान की तरह से परिभाषित करें तो यहाँ पे ये जो पानी है क्या है, विलायक। क्या है, विलायक। और जो चीनी ये क्या है, विलेय। चीनी ये क्या है, विलेय। और विलायक और विलेय के मिलने से जो चीज बनी इसको बोलते हैं विलयन। विलयन या उसको क्या बोलते हैं, घोल। विलयन या घोल, समझिए। जो जिसमें विलायक क्या होता है, जिसमें कोई पदार्थ घोला जाता है। जिस पदार्थ को घोला जाता है वो क्या कहलाता है, विलेय। विलेय। जैसे चीनी है, चीनी को घोला जाएगा किसमें, पानी में, तो पानी क्या हो गया आपका, पानी जो है वो हो गया विलायक, क्योंकि चीनी को इसके अंदर घोला जाता है। तो जिस पदार्थ में घोला जाएगा वो पदार्थ तो क्या है, विलायक। और जिस पदार्थ को घोला जाएगा वो क्या है, विलेय। यानी चीनी को घोला जाता है तो चीनी क्या है, विलेय। इन दोनों के मिलने से जो चीज बनी वो क्या है, विलयन या घोल। ठीक है, जैसे नमक का घोल होता है, नमक का जलीय घोल। इसका मतलब क्या हुआ, जल में नमक को घोला गया है, तो ये क्या है, नमक का जलीय घोल। इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोलवेंट। विलायक को इंग्लिश में सोलवेंट बोलते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, सोलवेंट। और इसको बोलते हैं सोल्यूट। और जो विलयन है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन। यानी विलयन के अंदर दो पदार्थ होने चाहिए, एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। जो अधिक मात्रा में होता है वो है क्या होता है, विलायक। जैसे आपने लिया, आप क्या करते हैं, जैसे आपने शरबत बनाना है तो पानी की मात्रा ज्यादा है, उसके अंदर जो चीनी मिलाएंगे वो मात्रा कम है, तो जिसको घोला जा रहा है वो क्या है, विलेय। और जिसमें घोला जा रहा है वो क्या है, विलायक। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे जल में विलेय पदार्थ। जल में विलेय पदार्थ। ठीक है, जल में विलेय शब्द देना पड़ेगा आपको, विलायक का नाम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, जल में विलेय। आप ये नहीं करो हर कोई, आपने अगर कहा कि चीनी विलेय है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर किसी में मिल जाएगी। चीनी किस में विलेय है, उस विलायक का नाम लेना पड़ेगा। चीनी जल में विलेय है, यानी जल में घुल सकती है, तो यानी हम कहेंगे कि चीनी जल में विलेय है, अर्थात चीनी जल में घुलनशील है, घुल जाती है। और अविलेय का मतलब क्या होता है, अविलेय जो ना घुले, जो घुले नहीं। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए पानी का गिलास और उसके अंदर क्या डाल दीजिए, मट्टी। ठीक है, सैंड डालिए, बालू डालिए, उसको घुमाइए, क्या वो उसके अंदर घुल जाएगी, नहीं घुलेगी। आपको प्रतीत होगा जैसे इसके अंदर मिल रही है। ठीक है, और जैसे ही थोड़ी देर के बाद रखेंगे वो सारी जो बालू मिट्टी है वो बर्तन की तली में इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है, हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो यानी इस प्रकार से हम देखते हैं पदार्थ
विलेय है या अविलेय। एक बात को याद रखिए, मैंने यहाँ पे बताया है जिस चीज में घोला जाता है वो होता है विलायक, और जिसे घोला जाता है वो क्या था विलेय, और दोनों को मिलने से जो बनता है वो क्या था विलयन। तो यहाँ पे एक परिभाषा आती है संतृप्त विलयन। क्या है? संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन। ठीक है। और दूसरा आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, विलयन यानी घोल। एक तो संतृप्त घोल होता है और एक असंतृप्त घोल होता है। इन दोनों से क्या अभिप्राय है आपका? चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसको कर लेते हैं आराम से। उससे पहले हम बात करते हैं कि घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे घुलनशीलता प्रभावित होती है। देखिए, पहला होता है तापमान। पहला तो क्या है? तापमान। और दूसरा क्या है आपका? विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा। एक बात को समझिए, जैसे क्या लिया आपने, एक गिलास लिया, इस गिलास में आपने पानी भर दिया। ठीक है, मान लीजिए आपने कितना लिया? 100 ml पानी लिया, और इसके अंदर आपने चीनी मिलाई और देखा कि इसके अंदर 20 ग्राम चीनी जो है वो घुली। ठीक है, 20 ग्राम चीनी घुल गई। इसमें से 20 ग्राम चीनी घुलती है। आपने क्या किया? पानी को गर्म कर दिया, तो आप देखेंगे 20 ग्राम से ज्यादा चीनी घुल जाएगी। 30 ग्राम या और ज्यादा गर्म किया तो और ज्यादा चीनी उसके अंदर घुलेगी। ठीक है, तो यानी अगर हम विलायक का तापमान बढ़ा देते हैं, या जिसको विलयन बोलते हैं, घोल का अगर तापमान बढ़ा दिया जाएगा तो घोल में घुलने वाला जो विलेय है उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। यानी जो घुलनशीलता है वह तापमान बढ़ने में। आपने देखा ना, जब भी आप शिकंजी वगैरह बनाते हैं तो शिकंजी में जो आप बर्फ डालते हैं, बर्फ डालने से पहले आपको कहा जाता है कि आप चीनी मिला लीजिए, क्योंकि अगर आपने बर्फ डाल ली उसके बाद में चीनी को घोलेंगे तो चीनी को घुलने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि विलायक का विलयन जो है घोल है उसका तापमान क्या है? बर्फ डालने से कम हो गया। तो इसलिए जब भी कहा जाता है, जब आप शिकंजी या शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी घोलने से पहले, चीनी घोलने के लिए आपको हिदायत दी जाती है कि बर्फ डालने से पहले घोल दीजिए, आसानी से सरलता से घुल जाएगी। तो पहला कारक हो गया तापमान। तो तापमान क्या करता है? ये घुलनशीलता को प्रभावित करता है। किसी भी पदार्थ की जो घुलनशीलता है वो विलायक के अंदर बढ़ जाती है अगर उसका विलयन का या विलायक का तापमान बढ़ाया जाता है। ठीक है, गर्म पानी में चीजें आसानी से घुल जाएंगी। अब आता है विलायक की मात्रा। ठीक है, अब तापमान हम नहीं बढ़ाते। ये हमारे पास एक बर्तन था जिसमें हमने क्या लिया था? 100 ml जो था वो जल लिया था, और हमने देखा कि इसके अंदर 20 ग्राम चीनी घुली थी। ठीक है, और यहाँ पे तापमान कितना था जल का? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम क्या करते हैं? तापमान को इतना रखते हैं, तापमान को घटने देंगे ना बढ़ने देंगे। मान लीजिए हमने एक व्यवस्था कर ली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम 100 की जगह 200 ग्राम पानी ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? तो उसके अंदर हम 20 ग्राम चीनी और घोल सकते हैं, संभावना है ऐसी। तो विलायक की मात्रा बढ़ जाएगी, तो भी क्या है? विलेय उसके अंदर जो घुलना है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, घुलनशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं को ध्यान रखते हुए बताएंगे संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या होता है? अब यहाँ लिखते हैं संतृप्त। देखिए, जो शब्द है हमारा तृप्त है, तृप्त का मतलब क्या होता है? जो अच्छे से सेटिस्फाइड है, भरा हुआ है। जैसे आप भोजन करते हैं ना, तो खाना खाने के बाद नहीं कहते ओहो तृप्त हो गए हम। तृप्त होने का मतलब अच्छे से भर जाना, पेट भर गया तो हम कहेंगे तृप्त हुए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, गिलास में आपने क्या लिया? पानी लिया। ठीक है, आप ना तो तापमान को बढ़ने दो, यानी तापमान भी क्या कर दिया हमने? निश्चित कर दिया, ना बढ़ेगा ना घटेगा। और विलयन की मात्रा भी निश्चित होगी, विलयन की मात्रा भी निश्चित होगी। ठीक है, तो उसके अंदर जो है, अब हम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हमने 100 ml पानी ले लिया हमने। ठीक है, 100 ml पानी ले लिया और उसका तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। ना तो तापमान बढ़ाएंगे ना ही पानी की मात्रा बढ़ाएंगे, हम इसके अंदर चीनी घोलना शुरू कर देते हैं। जब निश्चित घोल के अंदर, यानी घोल की निश्चित मात्रा और निश्चित ताप, उसमें और अधिक विलय नहीं घुलता, तो उस घोल को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त घोल। यानी जब निश्चित ताप पर क्या होता है? निश्चित ताप पर और विलयन की निश्चित मात्रा में और
अधिक विलेय ना घुले, और अधिक विलेय ना नहीं घुले, तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज स्थिर रहेंगी। तापमान पर ताप भी निश्चित रहेगा और विलयन की मात्रा भी निश्चित रहेगी। और असंतृप्त क्या हो जाएगा? असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त का मतलब क्या है? बिल्कुल इसका उल्टा। ना तो हमने तापमान बढ़ाया, ना हमने पता विलयन की मात्रा बढ़ाई, लेकिन उसके अंदर और भी विलय हमने घोलना भूल गया। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम पानी लिया था, उसमें 1 ग्राम चीनी डाली, तापमान भी हमने नहीं बढ़ने दिया और मात्रा भी नहीं बढ़ने दी घोल की, और फिर हमने डाला 1 चीनी का चम्मच और घोल दिया उसके अंदर, वो भी घुल गया। तो ये नहीं, ये जो और अधिक विलयन उसमें घुला है ना, जिसका वो जो विलयन था पहले वो क्या था? असंतृप्त विलयन था। तो इस प्रकार से छात्रों दो बातें सामने आती हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। जब किसी विलयन की मात्रा निश्चित है और उसका तापमान निश्चित है और उसमें और अधिक विलय नहीं घुल सकता, तो हम उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। और जब विलयन की मात्रा और तापमान दोनों निश्चित हैं, किंतु उसमें विलयन को और कुछ मात्रा में घोला जा सकता है, तो उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। ठीक है, अब हमारा अगला रहेगा हमारा जो है वो इसके एक क्रियाकलाप और मैं बता देता हूं आपको। आप अपने घर पे एक क्रियाकलाप कीजिएगा, बड़ा सरल और साधारण क्रियाकलाप है। वो क्रियाकलाप क्या है? आप एक सारणी बनाइए, सारणी में एक तरफ वस्तुएं लिखिए अलग अलग वस्तुएं, और वो देखिए कि वो पानी में घुलनशील है या नहीं। ठीक है, हम बार बार जल क्यों लेते हैं? जल को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जल को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है विश्वव्यापी विलायक। जो अधिकतर जितने भी घोल बनते हैं वो किसमें बनते हैं? जल में। वो किसमें बनेंगे? जल में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? विश्वव्यापी विलायक। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब अपन बात करते हैं सारणी की। तो सारणी ऐसे बनाइएगा आप, यहाँ पे आपने क्या लिखा? क्रम संख्या लिखिए, कम से कम 10 पदार्थों की। अब पदार्थ का नाम लिखिए। ठीक है, और यहाँ देखिए जल में विलेय या फिर जल में अविलेय। जल में अविलेय। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे संख्या लिखी, आपने लिखा जैसे नमक। नमक क्या है? ये पानी में घुल जाएगा, तो ये क्या हो गया? विलेय। जैसे आपने लिखा चीनी, तो ये क्या है? विलेय। ठीक है, आपने जैसे लिखा लकड़ी का बुरादा। लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा तो नहीं घुलता ना, तो क्या लिखेंगे? अविलेय। तो इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं उनकी बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा लीजिए और उसे आप पानी में घोल कर देखिए। इस तरह से एक सारणी बनाइए। ठीक है, अगला जो हमारा उदाहरण आता है, अगला जो गुण है वो है हमारा पारदर्शिता। कहता है पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता मतलब कोई वस्तु अपने भीतर से प्रकाश को गुजरने देती है या नहीं गुजरने देती। ठीक है, और जैसे कोई वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गुजरने देती है या बिल्कुल नहीं गुजरने देती। बिल्कुल नहीं गुजरने देती। इसके आधार पर जो है हमारी वस्तु कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। ठीक है, कौन सी? पारदर्शी,
अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट और अपारदर्शी को बोलते हैं ओपेक और इसको पारभासी बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, देखिए जैसे आप कांच को ले लीजिए, कांच अपने भीतर से प्रकाश को पूर्ण रूप से जाने देता है। जब कोई वस्तु कांच में नहीं है तो वो क्या करेगा, प्रकाश को अपने अंदर से पूर्ण रूप से जाने देगी, तो वो क्या होगी, पारदर्शी। जो वस्तुएं प्रकाश को अपने आर पार पूर्ण रूप से जाने देती है वो क्या होती है, पारदर्शी। इसका मतलब जो पारदर्शी होगी उनके हम आर पार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, आर पार स्पष्ट रूप से वस्तुओं को देख सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। देखिए जैसे कांच है तो कांच के आर पार देखेंगे आप तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। जैसे जो चश्मा पहनने वाले लोग होते हैं वो चश्मे किसके बने हुए हैं, कांच के, तो उसके आर पार दिखाई देता है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, तो वो क्या हुआ, पारदर्शी। तो यानी हम किससे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यदि कोई वस्तु अपने भीतर से प्रकाश को पूर्ण रूप से गुजरने देती है तो उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। एक तो ये परिभाषा दे सकते हैं, या दूसरा आप ये कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु के आर पार किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यानी किसी पदार्थ के आर पार हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से साफ देख सकते हैं, तो उस पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है, कांच, वायु और साफ जल। आप और मैं, जैसे अब आप देख पा रहे हो, जो भी आप देख पा रहे हो, आप यहाँ खड़े हो, आप अपने मित्र को स्पष्ट देख पा रहे हो, बीच में क्या है, हवा है ना, लेकिन इस हवा के भी आर पार जो आपको चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब क्यों, क्योंकि वायु जो वो पारदर्शी है। दूसरा होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब क्या है, यदि कोई वस्तु प्रकाश को बिल्कुल गुजरने नहीं देती अपने अंदर से, ठीक है, जैसे लकड़ी ले लीजिए, जैसे पत्थर ले लीजिए, कोई धातु की चद्दर ले लीजिए, वो प्रकाश को अपने आप पर बिल्कुल नहीं जाने देगी, तो इसको हम कह सकते हैं अपारदर्शी वस्तु क्या होती है, जो वस्तुएं अपने आर पार प्रकाश को बिल्कुल नहीं जाने देती उनको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। एक परिभाषा तो ये हुई। दूसरी परिभाषा ऐसे कर सकते हैं जिनके आर पार बिल्कुल ना देखा जा सके, बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, उनको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। जैसे आएगा लकड़ी, पत्थर, धातु की चद्दर, ठीक है, धातु की चद्दर, ये क्या देगा, इसके आर पर आप नहीं देख सकते, तो ये क्या कहलाएगी, अपारदर्शी। और तीसरी होती है पारभासी। ठीक है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश को अपने भीतर से जाने तो देती हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जाने देती, न तो पूर्ण रूप से रोकती हैं न पूर्ण रूप से जाने देती हैं, आंशिक रूप से गुजरने देती हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं पारभासी, उनको क्या बोलते हैं, पारभासी वस्तुएं। ठीक है, जैसे यानी जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है। एक परिभाषा ये होगी कि जिन वस्तुओं के आर पार धुंधला दिखाई देता है, आर पार धुंधला दिखाई देता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पारभासी। जैसे क्या है, कोहरा होता है सर्दियों के अंदर आपको दिखाई देता है, धुंध इसको बोलते हैं। धुआं जो होता है वो भी क्या है, धुआं, ये भी क्या है, पारभासी है। और चिकना कागज, ठीक है, आप एक कागज ले लीजिए, कागज के ऊपर कोई चिकना निशान लगाइए, उस निशान के आर पार आप देख सकते हैं कि उसके आर पार प्रकाश गुजर सकता है, ठीक है, लेकिन वो पारभासी कहलाएगा क्योंकि प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे सकता, ना उसके आर पार स्पष्ट रूप से दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से पारदर्शिता की अगर हम बात करते हैं, कोई वस्तु अपने भीतर से प्रकाश को जाने देगी पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से या बिल्कुल नहीं जाने देगी, इसके आधार पर तीन प्रकार की वस्तुएं होगी। पारदर्शी जो आर पार जिनकी वस्तुएं में स्पष्ट दिखाई देती हैं, अपारदर्शी जिनके आर पार हमें बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु, और पारभासी जिनके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है जैसे कागज। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा क्रियाकलाप कीजिए। आप क्या कीजिए, आप अपने एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च को जला करके उसके ऊपर अपना हाथ रखिए।
ठीक है। आप देखेंगे आपको अपने हाथ के आर पार से प्रकाश दिखाई देगा, उस प्रकाश के कारण आपको अपने हथेली का रंग लाल दिखाई देगा, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर क्या है, रक्त बह रहा है ना, जिसका रंग लाल है। तो प्रकाश के कारण से हमें, आप करके देखिएगा इसको क्रिया का, आपको आर पार तो मतलब प्रकाश का थोड़ा सा तो गुजर रहा है आर पार, ठीक है, हमारे हथेली के आर पार, लेकिन कुछ पर नहीं तो गुजर रहा। तो ये क्या है, ओपेक, सॉरी क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट, ठीक है, पारभासी होगी। तो ये हमारा इसी के साथ पाठ पूरा होता है। एक और रह जाते हैं दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जिन अभी अगली जो गुण पदार्थों का वह है क्या है, दीप्त वस्तुएं, जिन वस्तुओं का अपना खुद का प्रकाश होता है। दीप्त वस्तुएं यानी जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का बोल दीजिए, चाहे जिन पदार्थों या वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश होता है, वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य, सूर्य का स्वयं का प्रकाश है, जैसे तारे, तारों का स्वयं का प्रकाश है, क्योंकि सूर्य भी क्या है, अपने आप में एक तारा है। और एक चीज देखिए, जुगनू, देखिए एक जुगनू छोटा सा कीट होता है, ठीक है, वो जो चमकता है तो उसके अंदर एक चमक होती है, उसकी अपनी खुद की चमक है। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जिनमें से स्वयं प्रकाश निकलता है, जो प्रकाश के स्रोत हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं, ठीक है। जैसे जलता हुआ बल्ब है, ये अब तो दीप्त है ना, जब इसमें से विद्युत प्रवाहित हो रही है तो वो जल रहा है, उसमें से प्रकाश तो निकल रहा है, चाहे किसी भी कृत्रिम रूप से निकलता हो, लेकिन उसमें से प्रकाश निकल रहा है, वो दीप्त है, ठीक है। लेकिन हम इसको दीप्त है, ये इसका मूल गुण नहीं है, ये दीप्त है, प्रतीत हो रहा है विद्युत गुजरने से, ठीक है। ये बिल्कुल जो बल्ब है वो अदीप्त है, बल्ब जो है वो अदीप्त है, ठीक है। उसमें अंदर से विद्युत गुजर रही होता है, तो उसका विद्युत का एक प्रभाव हो गया, ठीक है, विद्युत का प्रभाव हो गया, जो हम अगले विषय में, अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो ये वस्तु जो है स्वयं का प्रकाश नहीं है, तो अदीप्त है, यानी हमारी जो दूसरी वस्तु क्या होगी, वो अदीप्त है। दीप्त वस्तुएं, जिन वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश ना हो, है जिन वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश ना हो, स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं हम, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। अदीप्त वस्तुएं में जैसे मान लीजिए लकड़ी है, पत्थर है, कोई भी वस्तु, उसके अंदर से प्रकाश निकल लेगा तो वो क्या है, अदीप्त। जैसे पेन ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए, क्या अदीप्त। एक चीज बताइए, देखिए बड़ी कंफ्यूजन वाली बात लगी आपको, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा दीप्त है या अदीप्त है? बहुत सारे बात समझेंगे, ये दीप्त है क्योंकि चंद्रमा से प्रकाश होता है। जब चंद्रमा का चंद्र पक्ष होता है, रोशनी होती है, चंद्रमा दीप्त वस्तु नहीं है। क्या होता है, सूर्य जो है सन, इसको क्या होते हैं, सूर्य की किरणें चंद्रमा पे गिरती हैं और वो चंद्रमा से टकरा के हमारे तक वापस आती हैं। तो सूर्य के प्रकाश के कारण से हमें चंद्रमा प्रतीत होता है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो चंद्रमा है वह अदीप्त वस्तु है। भले हमें चमकती हुई दिखाई दे, लेकिन ये अदीप्त है। इसी प्रकार से बल्ब की बात है, जल रहा है, रोशनी आ रही है, हमें लग रहा है दीप्त है, लग रहा है, लेकिन ये दीप्त नहीं है। जिसका स्वयं का प्रकाश हो, जो स्वयं ही प्रकाश का स्रोत वह दीप्त है, और जो स्वयं प्रकाश का स्रोत नहीं है, किन्हीं अन्य कारणों से वह दीप्त प्रतीत होता है, तो वह अदीप्त ही कहलाता है, जैसे चंद्रमा। तो छात्रों, इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। एक क्रियाकलाप आप यहाँ भी कर लीजिएगा, ठीक है। एक सारणी बनाइए, आपके घर में विभिन्न वस्तुओं को, जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप परिचित हैं, दीप्त और अदीप्त के समूह बना करके एक सारणी बनाइए। तो मैं फिर एक बार पूरे पाठ को समराइज कर देता हूँ। हमने बताया पदार्थ को गुणों के आधार पर, सबसे पहला हमने किया था चमक। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें चमक होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें चमक नहीं होती। दूसरा था कुछ पदार्थ कठोर होते हैं तो दूसरे पदार्थ कोमल होते हैं। तीसरा हमने देखा था कि कुछ पदार्थ जो होते हैं उनको वो जल में विलय होते हैं, तो कुछ जल में अविलय होते हैं। कुछ पदार्थ जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पारदर्शी, कुछ पदार्थ होते हैं अपारदर्शी, कुछ होते हैं पारभासी। तो दिस इज ऑल अबाउट कि पदार्थों में क्या गुण होते हैं। अभी हम अब सेक्शन करते हैं कि
जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको मैं करा दूंगा अपने इस वीडियो में, अगले नेक्स्ट फेज में। बने रहिए यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच।